एवरीवन, दिस इज सौम्य श्रीवास्तव। वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर लॉ। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 5, 6, 8, 9 ऑफ पॉस एक्ट 2013। मैंने पिछले वीडियो में डेफिनेशन को कवर किया। उससे पहले मैंने बताया था कि अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द पॉस एक्ट एंड हाउ इट इवॉल्व। ठीक है, कैसे आया। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख के आइए, तब आपको फर्दर सेक्शन और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सेक्शन 5 बात करता है नोटिफिकेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। नोटिफिकेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, बहुत डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, आपको डिप्टी कलेक्टर होंगे, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है। और ये कौन नोटिफिकेशन इशू करेगा? किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट करेगी इनके लिए कि आप जो है अपने एक्सरसाइज को फंक्शन करें, परफॉर्म करेंगे अंडर दिस एक्ट। कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ही करेंगे। और कौन इशू करेगा नोटिफिकेशन को? कि कौन होगा हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 5 बात करता है। उसके बाद आता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या बात कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ अ लोकल कमिटी। कमिटीज का पहले मतलब जानना बहुत जरूरी होता है कि कमिटी होती क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक्ट पास होता है, ठीक है, तो कोई एक्ट पास होता है पार्लियामेंट, तो बहुत सारी कमिटीज होती हैं जो उसको प्रोसेस में लाती है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि जो हमारा पार्लियामेंट्स में मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने रूल्स बनाया, रेगुलेशन बनाया, एक्ट बनाया और वो डायरेक्ट वही करने लगते। नहीं, बहुत सारी कमिटीज होती हैं जो उनको फर्दर काम डेलीगेट किया जाता है कि इस एक्ट को ऐसे परफॉर्म करेंगे। कुछ लोग होते हैं रिसर्च करते होते हैं, कुछ लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग इम्प्लीमेंट कराने की कुछ, तो कमिटीज बनी होती है, बहुत सारी कमिटीज होती है। तो कमिटीज का मतलब क्या होता है कि उस वर्क को जो कमिटीज करते क्या है कि उस वर्क को बहुत अच्छे से प्रोसेस में कर देते हैं या उसको करते हैं। कमिटीज इसीलिए बनाई जाती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ जुरिडिक्शन ऑफ अ लोकल कमिटी। तो ठीक है, इस एक्ट के अंदर भी कमिटीज हैं जो कर रही है काम को, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। ऐसा नहीं कि एक्ट बन गया तो हवा में हमारा काम हो रहा है, नहीं। कमिटीज होती हैं, अपॉइंट होती हैं जो काम को परफॉर्म करे। ऑफिसर्स होते हैं जो एग्जीक्यूट करते। सारा काम ऑफिसर्स तो कर नहीं सकते, कमिटीज कुछ वर्क करती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि कमिटीज जो अपॉइंट मतलब कमिटीज की जुडिक्शन क्या, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन 5। सेक्शन 5 में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट हो रहा है। कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। जो भी करे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो स्टेट में अगर कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल में हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, द पर्पज इज टू हैंडल द कंप्लेंट ऑफ ए सेक्सुअल हरासमेंट वेयर डन और अकर। तो कमिटीज क्या कर रही है? कमिटीज में कुछ लोग बैठे होंगे जो हैंडल कर रहे हैं, किसको? कंप्लेंट्स को कर रहे हैं। ये कमिटीज में भी मेंबर्स होंगे, कुछ पर्सन्स होंगे, कुछ लोग होंगे जो इस कमिटी को वर्क कर रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक्सरसाइज कर रहा है पावर फंक्शंस को। हो सकता है कि वो कमिटीज को भी देख रहा हो। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट हुआ सेक्शन 5 में, और क्या है कि वो क्या करे? लोकल कमिटीज वहां पे क्रिएट की गई है। लोकल कमिटीज मैंने बताया कि कमिटीज बनी है, लोकल कमिटीज। लोकल, पहली बात तो ये दो टाइप की कमिटीज होती हैं, लोकल कमिटीज और एक होती है इंटरनल कमिटीज। ठीक है, तो इंटरनल कमिटी वहां होता है जहां पे 10 मेंबर से ज्यादा वर्कर। ठीक है, और इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी वो होती है जहां पे लेस देन वर्कर है, 10 से ज्यादा कम वर्कर है, तो वो क्या हुआ? लोकल कमिटी हुई। ठीक है, तो क्या हुआ कि तो सेट अ लोकल कमिटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। जो कमिटी डिस्ट्रिक्ट अपॉइंट हुआ है अंडर सेक्शन 5 में, वो क्या करेगा? एक लोकल कमिटी को बनाएगा, सेटअप करेगा। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कमिटी बना रहा कौन? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। और क्यों बना रहा है? द पर्पज इज हैंडल अ कंप्लेंट्स ऑफ अ सेक्सुअल हरासमेंट, उस कंप्लेन को हैंडल करने के लिए। ठीक है, और वहां पे देखिए लोकल कमिटी मैंने बताया कि जहां पे वर्क प्लेस पे, जहां पे काम किया जा रहा है, वहां पे 10 से कम मेंबर है, मतलब एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, मेंबर नहीं, एम्प्लॉइज। ठीक है, वहां पे अगर कम मेंबर है तो वहां पे क्या होगा? वहां पे एक लोकल कमिटीज बनेगी। और कौन बना रहा है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बना रहे हैं जो कि अपॉइंट हुए हैं सेक्शन 5 में। और कौन अपॉइंट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। हु विल बी द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है,
और लोकल कमिटी में एम्प्लॉयर जो होता है वो खुद ही हैरेसर होता है। मतलब जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को खुद ही हैरेस कर रहा है, तो वहां पे लोकल कमिटी बनाई जाएगी। कौन बनाएगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करें कि लोकल कमिटी की कंपोजिशन क्या है। एक चेयरपर्सन होगा जो कि विमेन होगी। ठीक है, क्योंकि वह विमेन सेंट्रिक लॉ है। ठीक है। शुड बी अ विमेन राइट एक्टिविस्ट और अ इमिनेंट सोशल वर्कर। कोई भी इमिनेंट सोशल वर्कर होगी, होनी चाहिए, वो विमेन होगी। चेयरपर्सन जो होगी वो विमेन होगी और वो विमेन राइट के लिए वो होगी, क्या कहते हैं, एक सोशल वर्कर होगी। ठीक है। उसके बाद दूसरा लोकल वुमेन होगी, नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग वुमेन वर्किंग इन लोकल एरियाज। ब्लॉक से, तालुका से, वार्ड से। आपको पता है कि कोई भी अगर सिटी होती है ना, तो बहुत चीजों में वो डिवाइड होती है। जैसे ब्लॉक्स होते हैं, तालुका होते हैं, वार्ड, ये सब क्यों बनाए जाते हैं? फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बना। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैं प्रयागराज में चल रही हूँ तो प्रयागराज पूरा प्रयागराज है, उसको बहुत सारे ब्लॉक्स में, तालुकाज में, वार्ड्स में, म्यूनसिपैलिटी में बहुत सारे वो डिवाइड होता है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जो जो हमारी स्टेट्स है वो अच्छे से रन हो सके। ठीक है। तो एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लोकल कमिटी बनाया। उस लोकल कमिटी का जो कंपोजिशन है वो कैसे बनाया, कैसे बनाया उस लोकल कमिटी, और उस लोकल कमिटी में कैसे कंपोजिशन है। कंपोजिशन क्या है लोकल कमिटी की जो बनी हुई है? एक चेयरपर्सन होगी जो वुमेन होगी और वो सोशल वर्कर होगी, होनी चाहिए। ठीक है। एक लोकल वुमेन होगी जो नॉमिनेट होगी कहाँ से? लोकल एरिया से, वार्ड से, तालुका से, ब्लॉक से। ठीक है। वहां से वो नॉमिनेट होगी। ठीक है। उसके पास अगर कोई एडिशनल प्रैक्टिस डिटेल है तो भी सही है। ठीक है। उसके बाद टू एनजीओज मेंबर। एनजीओ, आप मुझे कमेंट करके बताना कि एनजीओ इज अ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल। ठीक है। एज अ नेम सजेस्ट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो दो मेंबर्स जो होंगे वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से होंगे, जो कि जाहिर सी बात है सोशल वर्कर होंगे। एट लीस्ट वन मस्ट बी अ वुमेन। एक जो होगी, दो मेंबर जो होंगे, वो एक मेंबर जो होना चाहिए इसमें से विमेन होनी चाहिए। ठीक है। एक्सक्यूज मी, वुमेन होगा। और प्रेफरेबली वन शुड बी अ लीगल एक्सपीरियंस। एक को लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक तो आपको वुमेन होगी और दूसरा अगर वो वुमेन नहीं भी है तो उसको लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। वन शुड बी प्रेफरेबली बिलोंग्स टू एसटी एससी कैटेगरी। टू मेंबर्स, ठीक है, एनजीओ मेंबर्स होंगे। एनजीओ सोशल वर्कर मेंबर। ठीक है। At least one should be a woman. Preferably one should be a legal experience. One should be belongs from ST category. ठीक है। कोई भी ऐसा मतलब ये सब कैटेगरी अगर दो पर्सन है तो उसमें से कोई ना कोई, जिस पर्सन को मान लीजिए कुछ लीगल एक्सपीरियंस भी होगा, वो SC SC भी होगा, वुमेन भी होगा, तो ये तीन कैटेगरी, तीन जो है आपका इसेंशियल है वो फुलफिल हो गया। अगर एक जो है मेल भी है तो चल जाएगा। ठीक है, जो कंपोजिशन है आपका। उसके बाद आता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 बात क्या कर रहा है? कंपोजिशन एंड टेन्योर एंड अदर टर्म्स ऑफ लोकल कमिटी। कंपोजिशन, ठीक है, मैंने बता चुकी हूँ। टेन्योर क्या होगा और अदर टर्म्स क्या है लोकल कमिटीज के। हु विल बी द लोकल कमिटी? कौन होगा हु विल बी द लोकल कमिटी? जाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर विल चूज दिस मेंबर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो चूज करेगा मेंबर। वन पर्सन जो होगा वो चेयरपर्सन होगा, वो सोशल वर्कर होगा, और वो लीगल पर्सन भी हो सकता है जो हेल्प करे विमेन की। ठीक है। वन मेंबर होगा जो विमेन ही होगा, चूजन फ्रॉम द विमेन इन अ ब्लॉक, तहसील, वार्ड। जैसा कि मैंने पहले बताया सेक्शन 7 भी उसी की बात कर रहा है, म्यूनसिपैलिटी से उस डिस्ट्रिक्ट के, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो तालुकाज ब्लॉक्स होते उसमें से कोई मेंबर होगा। टू एनजीओज मेंबर्स होंगे। ठीक है। एटलीस्ट वन शुड बी अ वुमेन होना चाहिए, और देयर मस्ट बी अ एनजीओ ग्रुप वर्किंग फॉर अ वुमेन नॉलेज अबाउट द सेक्सुअल हरासमेंट इशू। ठीक है। उसको नॉलेज होना चाहिए अदर मेंबर को कि सेक्सुअल हरासमेंट इश्यूज कहाँ से होते हैं, कैसे होते हैं और क्या क्या होंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है? एटलीस्ट वन मेंबर शुड बी प्रेफरेबली बैकग्राउंड फ्रॉम अ लॉ और लीगल लैंग्वेज। एटलीस्ट वन मेंबर बिलोंग, सेम जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि शेड्यूल कास्ट से या शेड्यूल ट्राइब से होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कोई सोशल वेलफेयर, विमेन, चाइल्ड डेवलपमेंट,
के डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई वुमेन है या मेन है तो ही उसको वो मेंबर होंगे। फिर 2 एनजीओ से होंगे जो इसमें आते हैं आपके, कि उसका लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक जो होना चाहिए, वन शुड बी अ बैकग्राउंड उसका होना चाहिए, ओबीसी से होना चाहिए, एसटी से होना चाहिए, माइनॉरिटी वाले, ठीक है। उसके बाद आते हैं टेन्योर पे, कि टेन्योर क्या होगी, टाइम पीरियड क्या है उस मेंबर्स की जो कंपोजिशन में, 3 इयर्स होंगे, ठीक है। नॉट मोर देन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटेड बाई अ डेस्क, कहाँ से, जिस डेट को वो अगर मान लीजिए 1 को अपॉइंट हुए हैं, 1 मई को, तो 1 मई से 3 साल तक ही वो मोर देन 3 इयर्स नहीं होना चाहिए, उसकी टेन्योर है, ठीक है। रिमूवल क्या है, मेंबर्स जो होंगे, जो चेयरपर्सन होंगे लोकल कमिटीज के, चेयरपर्सन या मेंबर कैन बी रिमूव, दे ब्रेक द रूल्स अंडर सेक्शन 16। आप जब सेक्शन 16 पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, कॉन्फिडेंशियल है शायद, हाँ कॉन्फिडेंशियल ही है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल का क्या मतलब होता है, कुछ मैटर्स जो होते हैं वो सीक्रेट होने होते हैं, कुछ मैटर सीक्रेट्स होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अग्रीव्ड वुमेन के नाम हम नहीं शेयर करते हैं, पब्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि उनके उनके जो उनके नाम पे या कुछ भी हो सकता है, इशू हो जाए या उनको पसंद ना हो, वो प्राइवेसी को पसंद करे, तो कोई भी विक्टिम का हम जग जाहिर नहीं करते हैं नाम। जैसे आप देखे होंगे निर्भया केस, एक्चुअल में जो केस हुआ था, जो लड़की का रेप्ड हुआ था, गैंग रेप्ड हुआ था, उसका निर्भया नहीं नाम था, उसका हम नाम रखे थे निर्भया। जैसे अगेन इस एक्ट में जो बैकग्राउंड है, मैंने बताया था भवरी देवी, जो विमेन थी वो भवरी देवी थी, लेकिन केस क्या बना, विशाखा बना। तो हम विक्टिम का नाम वो नहीं पब्लिक करते हैं, ठीक है, एज ए रूल है, बिना परमिशन के कोर्ट वोट से, ठीक है। तो अगेन अगर उसको वो ब्रेक करता है तो क्या होगा, रिमूव कर दिया जाएगा। अगर वो क्राइम में फेस कर रहा है या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में उसको फाउंड किया गया है तो भी उसको रिमूव कर दिया जाएगा। अगर वो गिल्टी है एनी डिसिप्लिनरी केस में, इंक्वायरी जो है उसकी पेंडिंग रहे, मान लीजिए कोई पता चला कि वो उसने फ्रॉड किया, कुछ किया, उस पर उसकी इंक्वायरी जो है पेंडिंग है, अभी सूट में कोर्ट में चल रही, तो उस कंडीशन पे भी उसको रिमूव किया जाएगा, ठीक है। अगर वो अपने पोजीशन को मिस यूज कर रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट हार्म कर रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए गेन कर रहा है कुछ चीज, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट जो है हार्म कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी उसको रिमूव कर दिया जाएगा, मिस यूज कर रहा है अपने पावर को। तो इन सारे केस में क्या है, उसको वो कर देंगे, और क्या है, न्यू पर्सन विल बी नॉमिनेट, और सेम रूल उस पर भी लगेंगे कि वो अगर वो ये कंडीशंस करता है तो उसको भी रिमूव कर दिया जाएगा, रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अलाउंस की बात करें तो जो भी चेयरपर्सन या मेंबर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर जो भी देती है फीस अलाउंस, मीटिंग्स के हिसाब से या उनके जो फिक्स होते हैं वही होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 9, कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। हाउ टू मेक अ कंप्लेंट, इफ अ वुमन फील शी हैज बीन सेक्सुअली harassed at the work, she can file a written complaint, written complaint again verbally not, आपको रिटर्न कंप्लेंट करना पड़ेगा। शी मस्ट फाइल विद द इंटरनल कमिटी, इंटरनल कमिटी फॉर अ बिग ऑर्गेनाइजेशन और द लोकल कमिटी। हमें पता है इंटरनल कमिटी, लोकल कमिटी क्या होता है। इंटरनल कमिटी जहाँ पे जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन है 10 से ज़्यादा वर्कर है, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है आपको इंटरनल कमिटी बनाती है, जहाँ पे जो वुमेन है अपने कंप्लेंट को रजिस्टर रिटर्न करा सकती हैं। और लोकल कमिटी वहाँ पे जहाँ से 10 से कम एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे बनती है, ठीक है। अगर इफ द इंटरनल कमिटी इज नॉट देयर, अगर इंटरनल कमिटी नहीं है तो कंप्लेंट शुड बी मेड विद इन द 3 मंथ ऑफ द डेट ऑफ इंसिडेंट और द डेट ऑफ अ लास्ट इंसिडेंट वेयर द मल्टीपल इंसिडेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए कि लोकल कमिटीज नहीं है तो आप इंटरनल कमिटीज जहाँ पे है वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा क्या है, हेल्पिंग द फाइलिंग अ कंप्लेंट इफ द वुमन इज नॉट एबल टू राइट द कंप्लेंट herself ड्यू टू सम रीजन, द चेयरपर्सन और एनी मेंबर ऑफ अ कमिटी मस्ट हेल्प देयर इन राइटिंग द कंप्लेंट प्रॉपरली, ठीक है। तो क्या है कि अगर पर्सन, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो जो वुमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट वो फेस किए, वो कभी कभी इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है कि वो अपना जो है कंप्लेंट लिख सके राइटिंग में, तो चेयरपर्सन जो है वो उनका हेल्प करेंगे, वो लिखवा सकते हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं, और ये क्या है, नहीं, एक्सटेंशन ऑफ अ टाइम। एक्सटेंशन ऑफ अ टाइम क्या है, इसमें क्या, इफ द वुमेन कुड नॉट फाइल अ कंप्लेंट विद इन अ 3 मंथ बिकॉज अ स्पेशल रीजन लाइक फिजिकल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, द कमिटी कैन अलाउ अ मोर टाइम, मैक्सिमम 3 मंथ, बट द रीजन मस्ट बी रिटन डाउन प्रॉपरली। जैसे कि इसमें ये है कि दो कंप्लेंट होनी चाहिए 3 मंथ से
3 मंथ से मतलब कि जो कंप्लेंट फाइल करनी होती है सेक्सुअल हरासमेंट की, अप टू 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अ इंसिडेंट आपको फाइल करना चाहिए, ठीक है, और द लास्ट डेट ऑफ इंसिडेंट। इफ देयर वाज अ मल्टीपल इंसिडेंट्स, बहुत सारे मल्टीपल इंसिडेंट्स हुआ, मान लीजिए कि किसी एक दिन गई तो उसको छेड़ा गया, दूसरे दिन गया तो रेप कर दिया गया, तीसरे दिन, तो ये मल्टीपल इंसिडेंट है, ठीक है, बहुत सारे इंसिडेंट है। तो फ्रॉम द लास्ट इंसिडेंट्स, या जब से हुआ है तब से वो उस डेट से 3 महीने तक आपको कंप्लेंट अपनी फाइल करनी होती है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं फाइल किया, ठीक है, तो आपको जो चेयरपर्सन है ना वो टाइम देगा, कमिटीज आपको टाइम देगी, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे उसको फील होना चाहिए कि स्पेशल रीजन है। अगर मान लीजिए कि जो वुमेन है वो फिजिकल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रही थी, ट्रॉमाटाइज थी वो, तो उस कंडीशंस पे आपको कमिटीज टाइम देगी। कब तक देगी? मोर टाइम, मैक्सिमम 3 मंथ्स और मोर, ठीक है। बट जो रीजन होगा उसका रिटर्न डाउन प्रॉपरली होगा कि क्या रीजन था कि वो 3 महीने से ज्यादा वो की, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।